Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भूल जाऊं उससे पहले ऑल द बेस्ट जिनका आज रिजल्ट है उनको। थैंक यू मैम। रिजल्ट आने के बाद डिसाइड करोगे ना सीईटी देना है या नहीं। मिस देना है सीटी। कंपलसरी है। नो मैम। कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। कंपल्सरी नहीं है। मैं वही तो बोल रही हूँ, वो ऑप्शनल है। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स तो सीईटी देने कंपलसरी नहीं है ना। यस मैम। मिस हाँ। अगर कॉलेज यस। नहीं, कॉलेज कॉलेज में में एडमिशन फर्स्ट या सेकंड राउंड में चाहिए तो फिर सीटी देना पड़ेगा। अच्छा, अगर सीईटी नहीं दे तो सीधा थर्ड राउंड से एडमिशन मिलेगा, ऐसा है। हाँ, ऐसा बोला है कि जो सीटी देगा ना उसको एडमिशन के टाइम पे प्रायोरिटी मिलेगा। अच्छा ठीक है, यानी आज के रिजल्ट तो कुछ ज्यादा मायने रखते हैं नहीं, है ना। कुछ भी आए सीईटी तो देना ही है। तो सीईटी की एग्जाम्स की डेट आ गई। 10th का ही सिलेबस है पोर्शन। एग्जाम की डेट, सिलेबस नहीं। वो एक्चुअली कंफर्म नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभी विदाउट एनी डिले। आप लोगों को मैंने कहा था कि आज हम लोग क्या करने वाले, बताओ। मैथ्स। कॉम्प्लेक्स नंबर। मैथ्स 1 का यस, चैप्टर नंबर 3 विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बच्चों कल मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है। अब मैं फिलहाल कुछ बोर्ड पे लिखने जा रही हूँ। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इट इज अंडर रूट ki where k belongs to real number and k is not equal to 0 and I is equal to root of -1। तो बच्चों ध्यान से सुनो पहले मेरी बात। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है? समझो मेरे पास कुछ एक ऐसा नंबर है, रूट के अंदर -4। ध्यान से देखो, रूट के अंदर -4, तो मैं इसको रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 4 लिख सकती हूँ क्या? यस। स्प्लिट किया मैंने। अब जो रूट के अंदर -1 होता है उसके बदले हम यूज करते हैं i, और रूट 4 क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू। रूट 4 क्या हो जाएगा? 2 2। तो ये क्या हो गया? ai। तो ये हो गया आपका इमेजिनरी नंबर, जहां पर आपके आई के साथ कोई एक रियल नंबर होता है, लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो आई से जब मल्टीप्लाई होगा तो आई भी तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी रियल नंबर चलेगा आई के साथ। और एक एग्जांपल देखो, रूट के अंदर -7, बोलो कैसे लिख सकते हैं? √-1 इंटू 7 √7 इंटू √7। अगेन बताओ बच्चों क्या होगा? i इंटू √7। करेक्ट। तो रूट के अंदर जो -1 है उसको हम i लेंगे, और रूट के अंदर जो 7 है वो √7 ही रहेगा, तो ये √7। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। और एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं। रूट ऑफ -4 इज इक्वल टू 2i एंड रूट ऑफ -7 इज इक्वल टू √7i। ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए, बोलो? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के। लेकिन क्या मेरी चैप्टर की हेडिंग इमेजिनरी नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आखिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ फॉर्म a plus bi where a and b belongs to real number, ठीक है। b is not equal to 0 and I is equal to root of -1। मैंने अगेन लिखा है b 0 नहीं होना चाहिए, यानी a 0 होगा तो चलता है, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, वो रियल नंबर ही बचेगा। कैसे? समझो b 0 हो गया तो i चला गया तो सिर्फ a बचा, तो a तो क्या हो जाएगा?
रियल नंबर। रियल नंबर। तो देखो एग्जाम्पल देखो, 3 + 4i या फिर सिर्फ 0 + 5i का मतलब होता है सिर्फ 5i, या √3 + 6i, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के होते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बच्चों कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हो, कौन से पार्ट की साइन? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हो, सिर्फ इमेजिनरी, तो वो हो जाता है कॉन्जुगेट। और फिलहाल मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। Here 3 is the real part and 4i is the imaginary part. इसको imaginary part बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद और एक चीज लिखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर जनरली डिनोटेड बाय z। यानी आप इधर एग्जांपल में लिख सकते हो z इज इक्वल टू, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर z, नॉट कैपिटल लेटर। ये स्मॉल लेटर z है। और जो फर्स्ट पार्ट होता है जहां पर i नहीं है उसको क्या बोलेंगे? रियल पार्ट। रियल नंबर्स। और जो i के साथ होता है उसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे here we change sign of इमेजिनरी नंबर। imaginary part of the complex number of the given complex number, ठीक है। ये आप लोग फिलहाल अपने बुक्स में कॉपी कीजिए। ये आप अपने बुक्स में कॉपी कीजिए। ओके मैम। बुक लेके बैठे हो? यस मैम। ठीक है, हो जाए तो मुझे बोलना, मिस हो गया लिख के। स्टार्ट राइटिंग। सबको दिख रहा है ना बोर्ड बराबर? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, दिख रहा है ना बोर्ड बराबर? यस दिख रहा है। मैडम।
कुछ मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं है तो पूछ लो। हाँ, हो गया मिस। ठीक है। बाकी सबका खुश का हो गया, बाकी सबका यस मिस, होने वाला है, बस एक मिनट। हो जाए तो बताओ मुझे। इसको यस मिस, डन। सबका लिख के हो गया क्या? इज एनीवन राइटिंग? नो मिस। ठीक है, तो फिर मैं मान लेती हूँ कि सबका हो गया। अब यस हम मिस। लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज में जो पहली एक्सरसाइज है आपकी यानी कि 3.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द कॉन्जुगेट्स। तो हम लोग पहले उसकी प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी आंसर फटाफट देगा नहीं, पहले मुझे क्वेश्चन लिखने दो बोर्ड पे, उसके बाद आप लोग आंसर देना, ठीक है? तो जो पहला सवाल है वो है, मैं बोलती हूँ आप लोग लिखो, राइट द कॉन्जुगेट्स, write the conjugates of the following complex numbers. Write the conjugates of the following complex numbers. कोई भी बोलेगा नहीं अभी फिलहाल। ठीक है, अब आप बोलेंगे। ये आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स है बच्चों। इसके कॉन्जुगेट्स क्या आएंगे? पहला कॉन्जुगेट क्या आएगा? 3 - I 3 -I। दूसरा 3 plus I 3 प्लस आई। तीसरा minus √5 plus √7I वेरी गुड, यानी रियल पार्ट को चेंज नहीं करना, शाबाश। minus √-5 -√-5 -0I। गलत है, गलत है, गलत है। रियल नंबर है। नहीं ना, कैसे रियल नंबर? ध्यान से देखो आंखें माइनस खोल के। -√5 इंटू -√1। ऐसे नहीं, तो पहले हम प्लस इसको √5I। सिंपलीफाई करेंगे। बच्चों, रूट में जब भी माइनस आता है उसके बदले क्या लिखने का? minus √5 इंटू -1। रूट फाइव। रूट -1। डायरेक्टली लिखने की आदत डालो ना। रूट ओके। का जो माइनस है ना, सुनो, रूट के अंदर जब भी माइनस दिखता है वो रूट के अंदर माइनस के बदले क्या लिख देने का? इमेजिनरी आई। है ना? तो अब ये क्या हो गया? -√5I, यानी ये इमेजिनरी पार्ट है। और कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट की तो साइन चेंज करते हैं। yes ma'am क्या हो जाएगा आंसर? प्लस √5I। √5I। इसका बताओ। minus -5I। 5I इसका बताओ। √5 प्लस I। लास्ट वाले का बताओ। 2 minus 2 - 3I। कॉपी करो, कॉपी करो।
everyone? Yes, miss. ma'am. ठीक है, तो मुझे बताओ बच्चों, क्या कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? टेक्स्ट बुक में एक और है। टेक्स्ट बुक में और एक है? हाँ मिस। नहीं 7 ही है रे, कौन से टेक्स्ट बुक में देख रहा है? मिस मैथ्स 1। हाँ, पेज नंबर 37। क्या छपा है तेरे बुक में और एक? cos थीटा प्लस आई sin थीटा। नहीं, वो है ही नहीं हमारे, क्योंकि साइन और कॉस तुम लोगों को निकाल दिया है ना, इससे नहीं है। तूने कॉमर्स की बुक ली है ना? हाँ मिस, होगा। कॉमर्स बोल, के लिए। क्या? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आए। आई। हाँ, सिंपल ना, बताओ क्या होगा इसका भी? Sin sin theta थीटा माइनस cos थीटा आई। हाँ, मैं आपको ये खुशखबरी तो देना ही भूल गई ना बच्चों। आप लोगों का सिलेबस लास्ट ईयर से चेंज हुआ है। यू वोंट बिलीव, मतलब 2 साल हो गए, आपका 3rd ईयर चल रहा है। यू वोंट बिलीव, ट्रिग्नोमेट्री निकाल दिया है। अब आपको साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज, कम से कम 100 फॉर्मूलाज थे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में। क्योंकि जब मैं पढ़ाती थी मुझे पता है, मुझे बेसिक से शुरू करना पड़ता था, क्योंकि स्कूल में कोई ध्यान ही नहीं देता उसकी तरफ। तो मुझे वापस से वो राइट एंगल ट्राइंगल शुरू करके ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस लेकर पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता था। लेकिन 2 सालों से, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट ही ओमिट कर दिया है। ना आपको 11th में है, ना आपको 12th। ठीक है, ओके, ये लिख लिया सबने? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम लोग सीखने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट। ये आपको कॉन्जुगेट क्लियर हो गया। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है आई से रिलेटेड। हाँ, पहले भी मैं आपको कुछ समझाती हूँ, फिर जब कॉपी करने बोलूंगी तब कॉपी कर। चलो मुझे बताओ, आई की वैल्यू क्या बताई? माइनस -1 नहीं, ठीक से बोलो, क्या बोलेंगे? माइनस रूट रूट में माइनस, रूट के अंदर -1 ऐसे बोलने का, ठीक है? सो रूट के अंदर -1 इज आई। तो बच्चों, अगर मैंने आई का स्क्वायर किया तो इसका अपन स्क्वायर होएगा। यस। क्या आंसर है? -1। -1। सब लोग ध्यान से देखो। हाँ, आई क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 बार आई। -1 into i। आई स्क्वायर इंटू आई। अब आई -1 स्क्वायर into की i। वैल्यू क्या आए? -1 -1 तो क्या बचा? -i। आई रेज टू 4 को कैसे लिखोगे? i square into i square। तो दैट विल बिकम -1 इंटू -1। 1। ये आई की वैल्यू समझ में आए? Yes, ma'am. ठीक है, तो आई इज रूट ऑफ -1। आई स्क्वायर इज व्हाट? -1। -1 आई क्यूब इज व्हाट? माइनस आई एंड आई रेज टू 4 इज व्हाट? 1 अब जरा ध्यान से सुनो वापस से, ये क्लियर हो गया आपको? आई रेज टू 40 को कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे आई Raised to रेज 4 टू raised to 4 10। इंटू 10। ठीक है, तो आई रेज टू 4 द होल रेज टू 10 भी लिख सकते हैं। सबको ये इंडाइसिस की रूल्स पता है, पावर के रूल्स Yes। पता है? हाँ, Yes। क्योंकि ब्रैकेट के बाद जो रहते हैं वो आपस में क्या होते हैं? मल्टी। मल्टीप्लाई अब आई रेज टू 4 की वैल्यू क्या सिखाई है तुमको? 1। 1 आंसर क्या आएगा? 1। 1 आई रेज टू 81। आई रेज टू 81 अब ध्यान से सुनो, जब बड़े बड़े पावर्स दिए जाते हैं ना, उसको 4 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? 4। 4 से। तो 81 डिवाइड बाय 4, 420 80 बचा 1 1। तो इसको लिखने का आई रेज टू 20 इंटू 4 प्लस 1। ये समझ में आता है? यस सबको समझ में आता है क्या? सिर्फ 2 जन को ही समझ में आ रहा है खाली?
Yes. बाकियों को रोशनी, वर्षा, आशीष, आर्यन, Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. करेक्ट। ये रूल याद भी नहीं रहता तो 81 को स्प्लिट कैसे करना है, तो 81 को 4 से स्प्लिट करना है, तो 4 20 80 बचा 1 तो +1 लिया। अब देखो ध्यान से देखना, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये I raised to 4 का 20 पावर और ये एक अलग से I हो जाएगा ना, 4 का 20 पावर क्या हो गया, 20 पावर क्या हो जाता है 80 और एक I लिया है, एक I और लिया है, हुए ना 81। Yes. 81 कहीं गया क्या, मुझे बताओ। Right. 81 ही है, सिर्फ लिखने का तरीका Yes. मैंने बदला, क्यों बदला, क्योंकि मुझे पता है I raised to 4 क्या होता है, 1. 1 का कोई भी पावर हमेशा क्या होगा, 1. पूरा का पूरा 1 हो गया, क्या बचेगा आंसर, I. और एक एकदम। डोंट वरी, जब तक तुमको क्लियर नहीं होगा मैं आपको अनगिनत एग्जांपल दे सकती हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। ये नहीं क्लियर हुआ आगे का क्लियर होगा, वो नहीं हुआ उसके बाद क्लियर होगा, डोंट वरी एट ऑल। किसी को पहले समझता है किसी को बाद में, कोई बात नहीं। 125 I raised to 124 into I raised to 1. पहले इसको 4 के टेबल के हिसाब से अलग कर देते, अब 124 4 के कौन से टेबल में आ, 31. अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1. इसका कोई भी पावर 1, आंसर क्या बचेगा, I. समझ में आए, Yes, ma'am. चलिए और एक, अभी कुछ नहीं बोलेगा और नंदिनी भी नहीं बोलेगी, कोई और मुझे बताएगा इसको 4 के हिसाब से कैसे स्प्लिट करूं, 243 में से कितना 4 से डिवाइड हो सकता है, कितना नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है, 240 ना, मतलब ऐसा अलग किया मैंने देखो, ऐसे स्प्लिट किया पहले ताकि इजी रहे। 240 डिविजिबल है 4 से, बचे 3 नंबर्स, तो 3 I साइड पे। अब इसको कैसे लिखेंगे, I. जो तुम बोल रहे थे ना 60, 4 60s I raised to 4 की वैल्यू क्या होती है, 1. 1. और I raised to 3 की वैल्यू क्या होती है, Minus I. तो आंसर क्या आए, Minus I. क्योंकि 1 का कुछ भी पावर इज ऑलवेज 1। क्या है, समझ रहा है कि सब बाउंसर जा रहा है, बाउंसर। और एक अगेन, इन दोनों के अलावा कोई और बोलेगा, 446 111. 1114 जा कितना होता है, 444. 444, तो कितने बचे नंबर, 2. 2. अब ये क्या होता है, हमेशा 1 होता है ना, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू, Minus 1. Minus 1. तो आंसर क्या आया, Minus 1. समझता है, Yes, miss. पक्का, Yes, miss. कैसे स्प्लिट करने का, जब बड़े नंबर्स होंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करने 4 से मल्टीप्लाई। अब ध्यान से सुनो, अगर ये समझा तो इसके कुछ जनरल रूल्स है, ठीक है, इसके कुछ जनरल रूल्स है, देखो मैं आपको लिखवाती हूँ। तो यहाँ पर पहले हम लोग हेडिंग देंगे, ये जो मैंने आपको सिखाया है ये है पावर्स ऑफ आई। तो जनरल रूल क्या है, जब कोई भी पावर 4 से कंप्लीटली मल्टीप्लाई होता है, बताओ आंसर हमेशा क्या आएगा, 1.
1. 1. जब कोई भी नंबर कंप्लीटली 4 से मल्टीप्लाई होता है लेकिन एक आई बचता है तो आंसर में क्या बचेगा? आई. I. एक आई बचेगा ना. जब 2 आई एक्स्ट्रा बचते हैं, 2 आई एक्स्ट्रा बचते हैं तो आंसर में क्या बचेगा? -1. -1. और जब 3 आई एक्स्ट्रा बचेंगे, 3 आई एक्स्ट्रा बचेंगे, -I. Minus I. क्या 4 आई एक्स्ट्रा बच सकते हैं? नहीं. नहीं, क्योंकि वो तो फिर 4 का टेबल ही हो जाएगा ना. उधर तो आंसर क्या आएगा? 1. 1. समझता है कि नहीं समझता है? समझा. तो इसको कॉपी करो. चलो ये सब लिखना है. 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये लिखो. फिर हम लोग इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे. Done. डन. Yes, सभी ma'am. का डन. Yes, miss. क्वेश्चन नंबर 2 फिलहाल मैं लिख रही हूँ. शो दैट 1 plus I raised to 10 plus I raised to 20 plus I raised to 30 is a real number. तो हमको शो करना है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे उसमें I नहीं बचेगा, सिर्फ रियल नंबर बचेगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं बचेगा. तो चलिए इसको शुरू करते हैं. कोई भी लिखेगा नहीं, कोई भी लिखेगा नहीं, सब लोग ध्यान देंगे इधर. ये 1 तो रहेगा 1. बोलो I raised to 10 को कैसे लिखूं? I raised to 8 into I raised to 2. 8 into I square. 20 को कैसे लिखेंगे बच्चों? I raised to 4. 4 whole 5 raised to 20. I raised to 30 को कैसे लिखेंगे? कुछ के अलावा कोई और बताओ. I raised to 6. पहले 6 मत सोचो, पहले सोचो 30 से छोटा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है? 3. I raised to 4 into 7. 4 into 7 plus 3.
करेक्ट, तो फिलहाल वो वैसा नहीं लिखोगे तो भी चलता है, 28 बोलोगे तो भी चलेगा, उसका और एक स्टेप बढ़ाओ। देखो एकदम डायरेक्टली आंसर तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, गो स्लोली एंड स्टेडीली टिल द लास्ट स्टेप, ठीक है। स्टेप्स बढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाई गड़बड़ नहीं। अब बोलो इसको कैसे लिखने का, आई रेज टू 4 का 2 पावर आई स्क्वायर प्लस ये तो 4 का 5 पावर है ही, इसको कैसे लिखेंगे, 4 का 7 पावर इंटू आई का 2 पावर। अब बताओ बच्चों, आई का 4 पावर क्या होता है 1, और आई का 2 पावर क्या होता है, minus बोर्ड पे लिखा हुआ मैंने अभी मेरा अब नहीं किया है, minus -1 -1। आई का 4 पावर होता है 1, 1 2 पावर होता है -1। ध्यान से, हाँ, जब मल्टीप्लायर प्लस एक साथ दिखता है ना, हमसे हमेशा गड़बड़ होती है, इसे लास्ट स्टेप, बी केयरफुल, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स इन सिली मिस्टेक्स। तो देखो ये 1, इधर 1 का कोई भी पावर 1 आया, 1 इंटू -1, -1 इधर 1 1 plus 1 इधर minus 1 1 का कोई भी पावर 1 इंटू -1, -1 क्या आंसर आएगा, 0 0, विच इज अ रियल नंबर, बराबर कि नहीं। yes तो yes हमने कर दिया ना प्रूव, लिखिए, लिखो, और हो सके तो खुद से करो। मिस ऐसे टाइप के सम में LHS ऐसे करके कुछ नहीं लिखते हैं, क्योंकि उधर दिया है कि इज अ रियल नंबर तो इज इक्वल टू, नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं एलएचएस लिखते। की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि सिर्फ शो दैट करना था कि रियल नंबर आता है, तो जो दिया यू विल स्टार्ट विद दैट, आंसर जो आएगा आप बोलोगे विच इज अ रियल नंबर, हेंस प्रूव। ओके मिस डन। चलिए हो गया लिख के, स्टार्ट करें आगे के सम्स।
बोलो शुरू किया जाए कि नहीं? क्या है, सारे के सारे भाग गए सम देख के? स्टार्ट ये सॉल्व थोड़ी करना था, अभी अपन सॉल्व करते हैं। आप लोग वापस नीचे आंसर्स करके सॉल्व करो इस तरह से। फर्स्ट वाले का आंसर बताओ, I raised to 35। I raised to 32 into I raised to 3 32 into I raised to 3 3 3। और 32 4 का कितना पावर होता है? 8 8 8 I raised to 3 की वैल्यू याद हुई? -1 -1 -1 पक्का? माइनस आई -I वही तो मैं कह रही हूँ, सिली मिस्टेक्स वही होती है जहां पर अपने कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। ये माइनस आई होता है। अब I raised to 4 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर बचेगा -i। इधर रीजन देने का, सिंस I raised to 4 is 1 and I cube is equal to -1, सॉरी -i। कोई भी लिखेगा नहीं अभी, फिलहाल एक दो सम करने दो। सेकंड वाला I raised to 3 टकले 888। बोलो 2 2 4 2 222 222 डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इसका क्या आंसर आएगा? 1 1। रीजन सिंस I raised to 4 is equal to 1। तीसरा I raised to 93। 92 I raised to 92 into I 92 और I 4 का कितना पावर? 4 हाउ मेनी इज 92? 4 2 93 8 और 3 12। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू I, आंसर आता है I। रीजन सिंस I raised to 4 is equal to 1। ये मैंने 3 सम किए, फोर्थ और फिफ्थ आप लोग कीजिए अभी। फोर्थ और फिफ्थ आप करेंगे, कॉपी करो और फोर्थ और फिफ्थ करके बताओ। मिस हम लोग हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर सकते हैं? ये तो अभी तुमने लिखा है, एग्जाम में तो आप क्वेश्चन पेपर से देख के ही लिखोगे ना, एक एक करके, यस है ना? ठीक है। और वो हॉरिजॉन्टली नहीं आएगा भी नहीं बच्चे, क्योंकि आगे आपके ये सम्स बड़े हो जाएंगे ना, तो बेटर है कि अलग से छोटे छोटे अगर जैसे कि I रेस टू 35 है तो ये डायरेक्ट I रेस टू 32 इंटू I रेस टू 3 और फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर रीजन उधर भी तो देना पड़ेगा ना। हाँ मिस ठीक है, वर्टिकली करते हैं।
हो गया कि नहीं, कि भाग गए सारे के सारे? हो गया मिस, हो गया मिस। गलत चालू किया। देखते हैं क्या आंसर आया है। फोर्थ वाले को कैसे लिखा? I raised to 4 into 26 into I square। ठीक है, तो ये हो जाता है 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो आंसर आना चाहिए -1। आया? यस मिस। 403 तो बड़ा ही आसान है। 4 रेज टू 100 इंटू I cube इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, आई क्यूब की वैल्यू, minus I। तो आंसर आता है -i। Yes. ये आंसर सभी को आए? Yes. यस नहीं। मिस। ओके, चलिए अभी 6th वाला करते हैं। 7th वाला तो बहुत इजी है, चलो पहले 7th वाला मैं लिख देती हूँ, फिर मैं 6th वाला करती हूँ। बोलो 7th वाले का आंसर आए तो जैसा है वैसा रहेगा। आई स्क्वायर, अरे minus बोलो, 1 आई क्यूब, minus I आई रेज टू 4, 1 1 क्या आंसर आ रहा है? 0। 0 ठीक है, ये बाद में कॉपी कर दूं, आप पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। I raised to 49 plus I raised to 68 plus I raised to 89 plus I raised to 110। This is your 6th one। चलिए बताइए इसको कैसे लिखने का? 4 I raised to 48 48 into I. और एक I। I raised to 4 raised to 17. 68 पूरा जाता है ना 4 के टेबल में, तो 68 को 68 ही रखो। 89 88 into I. और 110 पूरा डिवाइड होता है क्या? 108 into 2. नहीं, 4 2 8 और 30 नहीं होता। 108. 108 इंटू कितने आए बचेंगे? 2। अब इसको कैसे लिखने का? 4 का बोलो। 12 जा 12 मुझे आता है, मुझे आप लोग के मुंह से सुन। इधर 4 4 का, 17 इधर 22 22 यहाँ पे 4 2 जा 27. अब ये तो 1 हो जाता है इंटू आई, ये भी 1 हो जाता है, ये भी 1 इंटू आई, ये भी 1 इंटू आई स्क्वायर। ये सब 1 क्यों हुए? रीजन क्या दोगे? I raised to 4 is equal to 1। 1। अब ये बचा आई, ये 1, ये आई और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1. -1 तो रीजन आई स्क्वायर इज -1। अब देखो 1 और 1 गया, आंसर क्या आया? 2i Yes. आज का लेक्चर समझ में आया? यस मैम। यस मैम। कल हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना सीखेंगे, यानी उसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, आज मैंने आपको बेसिक 2 बातें सिखाई है डिटेल में, कॉन्जुगेट क्या होता है और पावर्स ऑफ आई। तो ये लिख लो, फिर सर का लेक्चर है, डोंट गो एनीवेयर। 5 मिनट का ब्रेक। Yes, I have a doubt. हाँ बोलो। ये आपने जो थर्ड स्टेप किया है I raised to 4 raised to 12 into I, उसमें हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि I raised to 4 into n plus I into I raised to 1 is equals to I डायरेक्टली। एक्चुअली वो सिखाते वैसा है, जैसे मैंने पहले तुझे लिखाया ना रूल्स में, सिखाते वैसा है, लेकिन जब भी आप सॉल्व करोगे इट इज बेटर टू राइट इन दिस फॉर्म, क्योंकि अगर आप n लिखोगे वहां पे तो फिर वो n जो है वो एक जनरल वैल्यू डिनोट करेगा। तो जब आपको पता ही है 12 जा, तो बेटर राइट 12। ओके। जब नंबर्स दिए हैं वो नंबर्स लिखना है। वो जो n होता है ना बेटा, वो जनरलाइज रूल के लिए यूज होता है। नहीं मिस, डायरेक्ट आंसर लिख के हम लोग जो रीजन लिखते हैं वो रीजन में ऐसा लिख सकते हैं ना। मतलब मैं समझ रही, तो ऐसा बोल रहा है ना, जो मैंने 48 इंटू आई लिखा, डायरेक्टली आई लिख सकते हैं क्या? नहीं, वो I raised to 4 raised to 12 into I लिखा है ना, हाँ उधर नीचे डायरेक्ट I लिख सकते हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ, उसके बदले तो डायरेक्ट आई लिखने का बोल रहा है ना। हाँ हाँ। हाँ नहीं चलता,
लिखना पड़ता है डिटेल में काम क्या करते हैं होता है। कुछ मैं तेरी मनोस्थिति समझ सकती हूँ। आईसीएससी में हम लोग काफी सारे स्टेप्स स्किप करके डायरेक्टली ओपन करते थे, ब्रैकेट्स डायरेक्टली लिखते थे, लेकिन अब नहीं चलेगा एचएससी में, यू हैव टू शो ईच एंड एवरी स्टेप। ओके। ओके चलिए, और किसी को कुछ डाउट है? मिस कैपिटल जेड किसको डिनोट करता है? इंटीजर्स को। हाँ और स्मॉल जेड ये इमेजरी नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। यस मिस। या बाय फॉर द डे, कल मिलते हैं। बाय मिस। Bye, Miss.
Good morning, students. Good morning, sir. तो कैसा रहा मैथ्स? अच्छा था. अच्छा था. Yes, sir. सोच समझ के डिसीजन लेना है, मैथ्स लो या एसपी लो. ओके. Yes, और sir. बोथ द सब्जेक्ट्स आर यूजफुल, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी दोनों तो मिल नहीं सकते, दोनों में से एक कोई चुनना है. तो देखिए, हम नुकसान नहीं कह सकते, दोनों सब्जेक्ट्स के फायदे ही है. नुकसान उसको जिसको कोई सब्जेक्ट नहीं जमता है, जिसका मैथ्स वीक है वो जबरदस्ती अगर मैथ्स ले लेगा तो उसको दिक्कत आ जाएगी. ठीक है. एसपी थियरी सब्जेक्ट है ऑफ कोर्स, लेकिन एसपी भी बहुत वास्ट है. उसमें भी मैंने कहा ना आपको, कंपनीज एक्ट और उससे रिलेटेड बहुत सारे, खास करके नेक्स्ट ईयर 12th में जब आप लोग एसपी पढ़ोगे, इट इज फुल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कंडीशंस एंड प्रोविजंस. तो इसलिए हम आपको फिलहाल यही कह रहे हैं कि दोनों लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं, एसपी के भी और मैथ्स के भी. और भी आपके जो एल्डर्स है या आपके जो कजिन्स हो जिन्होंने पढ़ाई की हो, उनके राय लीजिए, आप सजेशन लीजिए और सोच समझ के फैसला कीजिए. ओके. आगे बढ़ते हैं अकाउंट्स की तरफ. 50 टर्म्स हमने सीखे ना पिछले दिनों. Yes, sir. ओके. अब आज और कल हमारा बच्चों नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो कल वो लास्ट लेक्चर होगा. ये फ्री लेक्चर्स का जो शेड्यूल है वो कल पूरा हो जाएगा, और कल के बाद हमारे सीधे रेगुलर लेक्चर शुरू होंगे. कब होंगे, क्या टाइम रहेगा, और ऑब्वियसली उन लेक्चर्स में वही लोग आ पाएंगे, ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे जिन्होंने एडमिशन लिया होगा. इस बारे में हम लोग कल यानी कि आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. मैं आपको टाइम, सब्जेक्ट्स, कब से शुरू होगा, डेट, प्रोसेस ऑफ एडमिशन, हाउ टू टेक एडमिशन इन कुशल इंस्टीट्यूट, वो सब कुछ मैं आपको कल बता दूंगा. फिलहाल के लिए पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. सो लेट्स कंटिन्यू. बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, दिख रहा है बोर्ड पे? कोई पढ़ सकता है? Important accounting concepts. यस. इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. बच्चों पढ़ाई करने के लिए क्या क्लियर होना चाहिए? Concept. कॉन्सेप्ट. क्लियर नहीं है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पढ़ने में मजा नहीं आता है. और पिछले दिनों हमने कोशिश की है हर एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की. अब आते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. 12 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमको पढ़ने हैं बच्चों, जिनमें से आपको कितने दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पे? आज 6. 6 दिखाई दे रहे हैं, बाकी 6 हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है. सबसे पहला सवाल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं बच्चों, एक जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस होते हैं. दे आर जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस and they are to be followed and practiced by an accountant while preparing accounts. यानी कि जब अकाउंटेंट बन जाओगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट्स मेंटेन करोगे, हिसाब किताब लिखोगे, एंट्री पास करोगे, जर्नल एंट्री पास करोगे, लेजर ड्रॉ करके उसमें पोस्टिंग करोगे, फाइनल अकाउंट्स बनाओगे. अकाउंटिंग करते वक्त जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करोगे, उस वक्त जो जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन, जो जनरल प्रिंसिपल, जो जनरल गाइडलाइंस आपके लिए फॉलो करना जरूरी होगा, उनको कहा जाता है अकाउंटिंग Concepts. तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का मीनिंग है, these are the general rules of accounting to be followed and practiced by an accountant while preparing the accounts of business. And there are how many concepts? 12. 12 कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. एक एक करके कंसेप्ट समझाऊंगा. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी. सुनना ध्यान से. यस गर्ल्स, स्टार्ट फर्स्ट. Business entity. According to this concept, accounts are prepared from the viewpoint of the business and not from the viewpoint of the owners. यस. देखो टेक्स्ट बुक में इसके बारे में और भी डबल लिखा है. जितना यहाँ पे लिखा है उससे और आपको 3-4 लाइन एक्स्ट्रा मिलेगी, लेकिन पूरा उसको कम शब्दों में स्कैन करके यहाँ पे आपके सामने लाया है ताकि आपको कम शब्दों में मैं समझा सकूं. बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या है?
बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी इन फ्यूचर आप अकाउंटेंट बनोगे या एट प्रेजेंट भी आप अकाउंटेंट हो या अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, तो हमेशा अकाउंट्स किसके नाम से मेंटेन होने चाहिए? बिजनेस के नाम से, ना कि बिजनेसमैन के नाम से। मैं आपको ये बार बार याद दिलाऊंगा अगर आप मेरे पास पढ़ने वाले हो तो, कि हम लोग हमेशा किसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं? बिजनेस का, बिजनेसमैन का। बिजनेस का, हम लोग किसका हिसाब किताब रखते हैं एज एन अकाउंटेंट? फिर से पूछ रहा हूँ, बिजनेस बिजनेस का कि बिजनेसमैन का? बिजनेस का, बिजनेस का। बिजनेसमैन का हिसाब किताब कौन रखता है? उसकी बीवी, सेक्रेटरी। बराबर बोला? बिजनेसमैन खुद रखता है। हाँ, सही। तो क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। किसके व्यू पॉइंट से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं? बिजनेस। बिजनेस, एंड नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ओनर्स। किसके नजरिए से बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं? ओनर्स। ओनर्स। Honors. यस, ये ध्यान रखने का। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, कुशल इंस्टीट्यूट। ये कुशल इंस्टीट्यूट मेरा बिजनेस है। कुशल इंस्टीट्यूट में अगर आपको देने के लिए मैं स्टडी मटेरियल खरीदता हूँ, ये जूम ऐप वालों को मैं मंथली पेमेंट करता हूँ, इस जगह का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूँ, क्या ये सब मुझे कुशल इंस्टीट्यूट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए? Yes. राइट। लेकिन मैं अगर अपने घर पे, घर के कबड़ में से पैसे निकाल के घर का लाइट बिल भरता हूँ, मेरे बच्चों को दुकान पे जाके स्टडी मटेरियल दिलवाता हूँ, तो क्या वो मुझे कुशल इंस्टीट्यूट के हिसाब में लिखना चाहिए? No. तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस के माइंड से सोचो कि बिजनेस को क्या फायदा हो रहा है, बिजनेस को क्या नुकसान हो रहा है, और बिजनेस के क्या खर्चे हैं, बिजनेस का क्या प्रॉफिट है, बिजनेस का क्या लॉस है। सो इज दैट क्लियर व्हाट इज बिजनेस एंटिटी? Yes. यानी बिजनेस एक अलग एंटिटी है, उसको बिजनेसमैन के साथ कंबाइन मत कीजिए। बिजनेस की पहचान अलग है, बिजनेस का स्टेटस अलग है, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेसमैन को पर्सनल खर्चे करने होते हैं, तो वो पैसा बिजनेस में से लेके जाता है, तो उसको रिकॉर्ड करेगा ना बिजनेस, क्योंकि पैसा बिजनेस में से गया। Yes. ड्राइंग बोलते हैं, याद है आपको ड्राइंग? रिमेम्बर ड्राइंग? Yes, sir. Yes. यानी अगर मैं पंकज त्रिवेदी कुशल इंस्टीट्यूट के कबड़ में से या कैश बॉक्स में से पैसा निकाल के घर लेके जाता हूँ, तो बिजनेस में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि बिजनेस से पैसा गया, राइट। यस। लेकिन पंकज त्रिवेदी का घर है और उस घर पे कबड़ रखा है, और उसमें से पैसा निकाल के अगर अगर वो सब्जी या फ्रूट्स या किराना खरीदता है, तो क्या वो रिकॉर्ड होगा यहाँ पे? नो। No, sir. ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट किसके नजरिए से बनने चाहिए? बिजनेस के, ना कि बिजनेसमैन या ओनर्स के। इज दैट क्लियर? यस। Yes, sir. बॉयज, concept number 2. Money measurement. According to this concept, only those transactions which can be expressed in money terms are recorded in the books of accounts. ओके, सो सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कीजिए जिनको मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि इस इंस्टीट्यूट को मैं चला रहा हूं इतने साल से, आज ये इंस्टीट्यूट मेरा वेल सेट है, वेल एस्टेब्लिश्ड है। इस इंस्टीट्यूट को जमाने के लिए मैंने खून पसीना बहाया है, खून पसीना बहाया है, मैंने आपसे कहा। और आपने पूछा सर कितना किलो खून बहाया, कितने ग्राम पसीना बहाया, कितने रुपए का खून बहाया, कितने रुपए का पसीना बहाया, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? बता नो। सकता हूँ? No. मैंने सैक्रिफाइस किया, कैन इट बी कॉल्ड एज सैक्रिफाइस? जब इंसान कहता है कि मैंने खून पसीना बहाया, मतलब उसने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस किया, राइट? Yes. लेकिन क्या उस सैक्रिफाइस को मनी टर्म्स में गिन सकते हैं? No. तो बस सेकंड कॉन्सेप्ट याद रखें कि जिन खर्चों को या जिन सैक्रिफाइसेस को या जिन इनकम को मनी टर्म्स में नहीं गिन सकते, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर नहीं कर सकते। मनी मेजरमेंट कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म। terms are recorded in the books of accounts.
So those transactions which cannot be expressed in money terms should not be recorded in books of accounts. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. नंबर 2, ठीक है. बाकी जब हम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से और हमारे एक्स्ट्रा नोट्स में से जब ये पढ़ेंगे ना, तो मुश्किल से मुझे लगता है एक लेक्चर में मैं आपको 2 या 3 कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊंगा. डबल टाइम लगेगा क्योंकि और भी बहुत कुछ लिखा है, एग्जांपल्स के साथ लिखा है, लेकिन आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लिखा नहीं है, ओरली आपको बता रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है सब. ठीक है. यस, थर्ड, गर्ल्स पढ़ो, जिसको भी पढ़ना हो. स्टार्ट फास्ट. Cost concept. सुनाई नहीं दिया. Cost concept. This concept states that all the assets purchased should be recorded at the cost of acquisition, historical cost. However, depreciation should be charged on them gradually and systematically. देखो ये थोड़ा ध्यान देने लायक है. कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है और एक डिप्रिसिएशन वर्ड भी आया. कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी आप, कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि जब भी आप किसी असेट को खरीदते हो तो वो असेट आपने कितने में खरीदी उसी प्राइस पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना चाहिए, मार्केट प्राइस पे नहीं. अगर मैंने कार खरीदी 5 लाख रुपए में, तो वो 5 लाख रुपया क्या है? कॉस्ट प्राइस है. कौन सा प्राइस है? Cost price. Cost price. So this concept states that all the assets purchased should be recorded at the Cost. Cost of acquisition or Cost historical of- cost. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं. बच्चों, आपके पेरेंट्स ने आज से 5 साल पहले अगर कोई बाइक खरीदी 50,000 में, तो वो 50,000 कौन सा प्राइस है उस बाइक का? कॉस्ट ऑफ Historical एक्विजिशन cost. या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट. तो हमेशा हमेशा मतलब ज्यादातर, कभी कभी ये कंसेप्ट चेंज भी किए जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना. तो ये कंसेप्ट कहता है कि अगर आप असेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो तो उसके कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करो, मार्केट प्राइस पे नहीं. क्योंकि मार्केट प्राइस तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, राइट? अप्स एंड डाउन होते हैं कि नहीं मार्केट प्राइस में? Yes, Yes, sir. fluctuating. लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड कीजिए, लेकिन उसमें से डेप्रिसिएशन को आपको कम करना पड़ेगा. यानी ये जो असेट्स की बात हम कर रहे हैं ना, फिक्स्ड असेट्स खास करके, फिक्स्ड असेट्स. कौन सी असेट्स? Fixed assets. फिक्स्ड Fixed असेट्स. asset. उसकी वैल्यू में कमी आती है वक्त गुजरने के साथ साथ, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं. अब आप मुझे बताइए, 5 साल पहले आपके फादर ने बाइक खरीदी 50,000 में, तो 5 साल आपके फादर ने बाइक को चलाया भी, राइट? Yes. और चलाने से बाइक की वैल्यू में कुछ तो कमी आई होगी ना. Yes. आज अगर वो बाइक बेचने जाएंगे तो क्या उनको Yes. 50,000 मिलेंगे या उससे कम मिलेंगे? कम मिलेंगे. कम क्यों मिलेंगे? क्योंकि बाइक सेकेंड हैंड हो गया, राइट? Yes, तो इस sir. वजह से बाइक की वैल्यू में जो कमी आई ना, उसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन. क्या बोलते हैं उसको? Depreciation. डेप्रिसिएशन वर्ड के बारे में बाद में सिखाऊंगा. अगर आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है किसी के पास, तो वो देख सकता है, उसके ऊपर स्पेशल चैप्टर है. आपके FYGC में डेप्रिसिएशन अलग से चैप्टर है, जिसमें आपको सिखाऊंगा मैं कि एसेट की वैल्यू में जब कमी आती है तो डेप्रिसिएशन कैसे ढूंढते हैं और उसके मेथड्स है. फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. वैसे आगे फर्दर स्टडीज में जाओगे तो 8 मेथड्स आने वाले हैं, अलग अलग मेथड्स. तो ये जो कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कॉस्ट कंसेप्ट, ये कहता है कि एसेट्स को कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? बोलो. Historical cost. हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिस प्राइस पे आपने खरीदा था. Cost. लेकिन क्या उस एसेट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी? Yes, sir. Yes. क्योंकि उस पे क्या होने वाला है? डेप्रिसिएशन. तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाने का. इसलिए अगर मैंने 5 साल पहले, अगर आपके पेरेंट्स ने 5 साल पहले बाइक खरीदी और बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा है 50,000,
और आज 5 साल बाद भी उन्होंने 50,000 लिखा है, इसका मतलब उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, राइट? Yes. तो गलत है ना। आज उस बाइक की वैल्यू 25,000 हो सकती है कि नहीं? Yes. मान लो कि बाइक की वैल्यू हर साल 10% कम होगी। 10% मतलब कितना? 5-5 हजार। 50,000 का 10%, 50,000 का 10%, 5,000। एक साल में बाइक की वैल्यू आप हिसाब करो। चलो, आपके फादर ने 5 साल पहले बाइक खरीदी थी 50,000 में, और एक साल के बाद उसकी वैल्यू कितने % कम हो गई? 5,000. 10%, 5,000 यानी कितनी हो गई? 45। दूसरे साल बाद 40. 40, तीसरे बाद 35. चौथे के बाद 20. 30, और 5वें साल के बाद 25। 25. कि 5 साल में 5-5 हजार करके 25,000 से बाइक की वैल्यू कम हो गई। Yes. और समझो 6 साल बाद बेचने जाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 20,000। 20,000. यस। हाँ. बस तो यही ध्यान रखना है कि जब असेट्स आप खरीदो तो कॉस्ट पे लिखो, लेकिन उस कॉस्ट पे क्या चार्ज करते जाना है? हाउएवर डेप्रिसिएशन Depreciation. चार्ज ऑन देम ग्रेजुअली एंड सिस्टमैटिकली। तो ग्रेजुअली 5-5 हजार कम किए ना, एक साथ थोड़ी किए। हर साल 5-5 कम किए ना, एक साथ 25 थोड़ी कम किए। 25 कम होने में 5 साल लगाए ना हमने, बोलो। Yes. तो ग्रेजुअली असेट की वैल्यू कम होती है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? डेप्रिसिएशन। Depreciation. क्लियर? कॉस्ट कॉन्सेप्ट sir. क्लियर? Yes, sir. बिजनेस एंटिटी क्या कहता है? हिसाब किताब किसके नाम से होना चाहिए? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? Business के point of किसके view से, पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना चाहिए? owner के point of view से। ओनर्स और बिजनेसमैन। मनी मेजरमेंट कहता है कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कीजिए which can be measured in Terms of money. Only term. and which cannot be measured should not be recorded, right? कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि असेट्स को किस पे मेंटेन करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए? हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन उसमें से क्या लेस करना चाहिए? ग्रेजुअली और सिस्टमैटिकली? Depreciation. वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट किसकी बारी? बॉयज पढ़ो। चलो, जिसको भी पढ़ना हो तुरंत, जो इनिशिएटिव लेना चाहे। बाद में नाम ले लेके पढ़वाऊंगा। स्टार्ट रीडिंग फास्ट। Consistency. This concept states that any policy adopted for accounting should not be changed frequently unless the सर्कमस्टेंसेस डिमांड। circumstances demand. बच्चों, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है अपनी बात पे कायम रहना। कंसिस्टेंट, स्टेडी ना, सुना है ये वर्ड? Yes, Yes, sir. sir. तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि अगर आप अपने बिजनेस में अकाउंट्स को लेकर कुछ पॉलिसी बनाते हो, कुछ नियम बनाते हो, जैसे बिजनेस को लेकर एक एग्जांपल देते हो। बिजनेस को लेकर कि वी विल सेल गुड्स ओनली ऑन कैश, नॉट ऑन क्रेडिट। हम गुड्स बेचेंगे लेकिन कैश पे बेचेंगे, क्रेडिट पे नहीं बेचेंगे। तो क्या ये हमारी पॉलिसी हुई? Yes. Yes. तो वैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर भी पॉलिसीज बनती है कि हम लोग फीफो मेथड से स्टॉक वैल्यूएशन करेंगे। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, SLM। हम लोग RBM मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हम लोग कॉस्ट पे एसेट को मेंटेन करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हिसाब किताब को लेकर जो पॉलिसीज बनती है उनको कहा जाता है अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या कहा जाता है? Accounting policies. Accounting. आप अगर पॉलिसीज बनाते हो तो आपको उसके ऊपर कायम रहना चाहिए कि उन पॉलिसीज को बार बार बदलना चाहिए? We should be कायम consistent. रहना चाहिए. कंसिस्टेंट रहना चाहिए ना। बार बार बदलोगे तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं अकाउंटेंट को? Yes. Yes, sir. गवर्नमेंट को कंफ्यूजन होगा, टैक्स डिपार्टमेंट को। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको बार बार पॉलिसीज बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, 4-5 साल में सरकार बदल गई, कुछ नए नियम आए, ICAI ने कुछ नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया, तो आप बदलिए। लेकिन बार बार आज कुछ और पॉलिसी है, कल कुछ और, 2 दिन बाद कुछ और, ऐसा नहीं करना चाहिए।
क्या लिखा है? कंसिस्टेंसी, दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट एनी पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग, इफ यू आर अडॉप्टिंग एनी पॉलिसी फॉर अकाउंटिंग, शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, तब तक नहीं बदलनी चाहिए अनलेस द सर्कमस्टेंसेस डिमांड, जब तक हालात की मांग ना हो। कई बार हालात की मांग होती है और हमको पॉलिसी बदलनी पड़ती है, वो बात अलग है। कोविड का अटैक हो गया, जीएसटी आया, नोटबंदी हो गई, इस तरह के सर्कमस्टेंसेस की वजह से पॉलिसीज पे असर हो सकता है कि नहीं? बोलिए। हो सकता है। हो सकता अगर सर्कमस्टेंसेस की डिमांड हो तो आप पॉलिसीज को बदलिए, अदरवाइज बार बार पॉलिसीज को बदलना नहीं चाहिए। आपको अपनी पॉलिसी पे कायम रहना चाहिए। इंसान को अपनी बात पे कायम रहना चाहिए कि नहीं? इंसान के अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं? आज कुछ और बोल रहा है, कल कुछ और, मैं ऐसा नहीं करूंगा, नियम बना देता है और अगले दिन खुद ही नियम तोड़ देता है। आज पेपर पे लिख के बना दिया, कल से रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, बस सुबह उठूंगा, जॉगिंग पे जाऊंगा, उसके बाद नहा धो के पढ़ने बैठूंगा, पॉलिसी बना दी। अगले दिन पता चला उठा 10 बजे, बोला नहीं कल से है ना तो कल से करूंगा। सो क्या फायदा है अगर आप कंसिस्टेंट ना हो? ओके, समझ में आया क्या कंसिस्टेंसी? Yes, Yes, sir. और दो बाकी है, चलो किसकी बारी है? कोई भी पढ़ना चाहे, बॉयज गर्ल्स, जल्दी से। Conservation. This concept states that the business should not anticipate future profits but anticipate future losses and make provisions for all the possible expenses. It helps to create reserves in the books of accounts and follow clear safe policy. देखिए अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। आपको लाइफ में कंजर्वेटिव लोग मिल जाएंगे। आपने सुना है कि दिस इज अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। yes, एक्चुअली कंजर्वेटिव और गोइंग कंसर्न जो है उसमें थोड़ा तालमेल कम है। कंजर्वेटिज्म थोड़ा नेगेटिविटी लाता है और ये पॉजिटिविटी लाता है, लेकिन दोनों अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि जब आप बिजनेस करो ना तो ये मत सोचो कि मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन ये जरूर सोचो कि मुझे लॉस हो सकता है। आई बात समझ में? yes, और जब हम ये सोचेंगे कि मुझे प्रॉफिट ही होगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो हम खर्चा हद से ज्यादा कर सकते हैं। हद से ज्यादा एक्सपेंसेस होगा तो फिर प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया होगा तो भी क्या हो जाएगा? loss, लॉस। तो एक्सपेक्ट कीजिए कि नहीं मैं बिजनेस करूंगा, कुछ भी मुझे दिक्कत आ सकती है, मेरा बिजनेस लॉस में जा सकता है, इसलिए मैं खर्चे कम करूं और प्रोविजन करूं, जमा करूं। savings, तो ऐसे लोग भी होते हैं ना, कंजर्वेटिव लोग भी होते हैं कि नहीं? वो yes, लोग क्या sir, करते हैं? पैसा सिर्फ जमा करते हैं, खर्चा कम करते हैं। उनको डर है नहीं कुछ हो गया तो, कोई बीमार हो गया तो, एक्सीडेंट हो गया तो। ओवर कंजर्वेटिव भी होना गलत है बच्चों, ठीक है? लेकिन अभी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखा है देखो, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द बिजनेस शुड नॉट एंटिसिपेट। आपको क्या एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए? Future future profits, मतलब ये मत सोचो, एंटिसिपेट मतलब पता है ना, अंदाजा लगाना, पूर्वानुमान, एंटिसिपेट। yes sir. हाँ, predetermined, हम ये एंटिसिपेट नहीं करेंगे कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, तो क्या एंटिसिपेट करेंगे? बट एंटिसिपेट फ्यूचर Losses. losses and make provisions for all the possible expenses। और उसके लिए फिर क्या करने का? प्रोविजन करने for all the possible expenses। इंसान अगर कोई ड्राइवर का काम करता है तो उसको पता है मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, तो कभी insurance, मैं भले ही नहीं, ऐसे नॉर्मली डेथ नहीं होती, लेकिन अगर कुछ हो गया तो इसलिए वो इंश्योरेंस निकलवाता है कि नहीं? गोडाउन yes, में सामान रख के हम इंश्योरेंस निकलवाते कि नहीं? ये सोच के कि अरे लग गई तो, अगर हम सोचे अरे कहाँ आग लगने वाली है, सब कुछ फायर प्रूफ वगैरह सब कुछ है, लग गई तो थोड़ा कंजर्वेटिव होना चाहिए ना हमको, सबको, है ना? तो बिजनेस में ये ज्यादा जरूरी है। बिजनेसमैन शुड नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट बट एंटिसिपेट फ्यूचर losses, लॉसेस एंड प्रोविजन करना चाहिए उसको पॉसिबल एक्सपेंसेस। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, जिनको अपने बच्चों पे पूरा भरोसा आ जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि उनको अपने बच्चों पे पूरा भरोसा हो गया। क्या भरोसा हो गया? कि ये बच्चे हमारा कुछ नहीं करने वाले। तो वो माँ बाप
अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे कि नहीं, साइड पे Yes. कहीं ना कहीं पैसा बचाएंगे। तो बस इस तरह से उसको कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। और बिजनेस में अकाउंट्स में ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट करोगे, हद से ज्यादा खर्चे करोगे तो लॉस हो जाएगा। और लिखा भी है, देखो, अगर आप ऐसा करोगे तभी आपके पास रिजर्व होगा। क्या होगा? रिजर्व। Reserve. इट हेल्प्स टू क्रिएट रिजर्व्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इंसान जब लॉस के बारे में सोचेगा थोड़ा नेगेटिव होके, तभी तो पैसा बचाएगा और तभी तो रिजर्व क्रिएट होगा। रिजर्व मतलब जमा किया हुआ प्रॉफिट या पैसा। It helps to create reserves in the books of accounts and follow what policy? Which policy? Play safe policy. Play safe policy. प्ले सेफ पॉलिसी कहते हैं कि नहीं बाबा, मुझे ये बिजनेस में हाथ नहीं डालना है, पता नहीं चला नहीं चला, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। नहीं, आई वांट टू प्ले सेफ। तो ये कंजर्वेटिव। यस, आया क्या समझ में? Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो अगर कंजर्वेटिज्म आप देखें तो थोड़ा उसमें नेगेटिव सोच है ना, है कि नहीं? Yes. नेगेटिव सोच। हम लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं, अरे यार क्या नेगेटिव सोचता है, पॉजिटिव सोच, बिजनेस चलेगा, तेरा प्रॉफिट बढ़ेगा और तू कमाएगा। ठीक है, लेकिन अकाउंट्स में थोड़ा माइंड में रखना है, नहीं चला तो, लॉस हो गया तो इसलिए ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिविटी लाता है, राइट? लेकिन इसका ऑलमोस्ट अपोजिट एक और आखिरी कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, पढ़ना चाहिए। Yes. Going concern. Going concern. This concept assumes that the business will function for a long period of time and continue its business operations for future. And it's not going to be closed down in a short period of time. यस, सो ये पूरा पॉजिटिव हो गया। हमने ऊपर क्या सोचा कि प्रॉफिट हो नहीं हो, लॉस हो सकता है ना, तो थोड़ा नेगेटिव सोचा। ये सोचता है कि मेरा बिजनेस सालों तक चलेगा। गोइंग कंसर्न मतलब जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते वक्त आप ये सोचते हो कि बिजनेस जो है वो चलते रहेगा आने वाले सालों तक, एक साल में बंद नहीं होगा, उस कॉन्सेप्ट का नाम है Going concern. गोइंग कंसर्न। दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम, ये कॉन्सेप्ट क्या अज्यूम करता है? दैट द बिजनेस विल फंक्शन फॉर अ, पढ़ो आगे, फॉर अ Long period of time. time and continue its business operations for future। कि मेरा बिजनेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, जब मैंने ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट शुरू किया था तो मैंने ये सोच के ही जगह ली होगी, ये सोच के ही बेंचेस बनवाए होंगे, व्हाइट बोर्ड खरीदा होगा, एसी लगवाया होगा कि मेरा ये इंस्टीट्यूट सालों तक चलेगा। बोलिए, Yes. Yes. तो जब ये नहीं सोचता तो क्या मैं कर पाता बिजनेस? Nice. No. तो इसलिए कंजर्वेटिज्म सिखाता है खर्चे पे कंट्रोल करना और रिजर्व्स जमा करके सेफली बिजनेस करना। ये सिखाता है पॉजिटिव सोचना कि नहीं, मेहनत करो, आपका बिजनेस चलेगा। यानी देखा जाए तो दोनों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसमें तो है ही, इसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है ना, Yes. Creating reserves. है कि नहीं? है. एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी क्लोज डाउन। हमने क्या सोचा? माय बिजनेस इज नॉट गोइंग टू बी Close down. क्लोज डाउन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आपके फादर ने या आपके किसी भी अंकल ने कोई दुकान शुरू की होगी तो उन्होंने गोइंग कंसर्न माइंड में रख के ही शुरू किया होगा कि नहीं? Yes, sir. राइट, ओके। तो इस तरह से बच्चों कितने कॉन्सेप्ट्स हो गए आज हमारे? 6। इसके बाद और 6 हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज के 6 सारे समझ में आ गए प्यारे बच्चों? Yes, sir. तो कॉन्सेप्ट का doubt मतलब, यस बोलो। सर कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ये आपने बोला कि परचेस कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज उसके ऊपर ये ऐड होता है, लेकिन जैसे कि अगर फिक्स्ड असेट्स जैसे कि लैंड है तो फिर लैंड का प्राइस तो बढ़ता है तो फिर उसका अप्रिसिएशन चार्ज ऐड हो सकता है। नहीं, लैंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। सबसे पहली बात,
लैंड इज नॉट It is सब्जेक्ट also टू subject to डेप्रिसिएशन. appreciation. हाँ, इट इज सब्जेक्ट टू एप्रिसिएशन, लेकिन जो जनरल रूल है वो ये है कि आपको उसको कॉस्ट पे ही रखना चाहिए. जब आप लैंड को बेचोगे ना, उस वक्त आप उसकी मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड कीजिए. ठीक है, जैसे कि मैं जिस मकान में रहता हूं, इस मकान को मैंने 50 लाख में खरीदा. ठीक है, 5 साल पहले. और 5 साल पहले 50 लाख में खरीदा, तो क्या इस मकान का डेप्रिसिएशन हुआ होगा? यस, No. ऑब्वियसली. मकान, लैंड नहीं, बिल्डिंग की Yes. बात. Yes. दीवारें Building कमजोर भी नहीं होती होती, है. प्लास्टर निकलता नहीं है, होता है ना. Yes. तो वो क्या है बच्चों? डेप्रिसिएशन, राइट. Yes. लेकिन मैं जब इस मकान को बेचने जाऊंगा ना, तो मुझे 50 लाख से ज्यादा ही मिलेगा, 80 लाख मिलेंगे. Yes. लेकिन ये 80 लाख तब मिलेंगे जब मैं बेचूंगा. तो क्या मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सीधा 80 लाख लिख दूंगा कि मैंने 30 लाख प्रॉफिट नहीं. कमा लिया? आप बताओ. नहीं. नहीं ना. तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जब तक वो असेट का डीलिंग नहीं होता, जब तक रिवैल्यूएशन नहीं होता, तब तक आपको कॉस्ट पे ही लिखना पड़ता है. हाँ, लेकिन अगर वो फिक्स्ड एसेट ऐसी है जिस पे डेप्रिसिएशन हो रहा है तो वो कम कीजिए. एप्रिसिएशन होता है तो उसको ऐड मत कीजिए. जनरल रूल ये है कि फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी मेंटेन्ड एट कॉस्ट प्राइस. यस, समझ में आया? किसने पूछा एक Yes. क्वेश्चन? जानवी, किसने Yes, पूछा? sir. हाँ, समझ में आया क्या? Yes, sir. अगर आपको जब मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ाऊंगा आगे, तो उसमें और भी एग्जांपल्स के साथ वो क्लियर करूंगा. लेकिन अभी हमारे पास वक्त कम है ना, कम वक्त में ज्यादा सीखना है, तो इसलिए आप इसको एज अ स्टेटमेंट याद रखिए. और ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है. वक्त, माहौल, परिस्थिति, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बदल भी सकते हैं, राइट. Yes. तो ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए, ये जनरल रूल है. कभी कभी उसको मार्केट वैल्यू पे भी कैलकुलेट करते हैं, वो कब करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा. लेकिन जनरल रूल क्या है? असेट्स को कौन से प्राइस पे मेंटेन कीजिए? Acquisition or historical cost. यस, इट्स अ जनरल रूल. ओके, कंसिस्टेंट रहिए, लेकिन हालात के साथ बदलना भी पड़ता है कि नहीं, लिखा है कि नहीं, सर्कमस्टेंसेस के साथ. Yes. ओके, कंजर्वेटिज्म करिए. लेकिन जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, वो लोग कंजर्वेटिज्म को कहाँ फॉलो करते हैं? वो लोग यही सोचते हैं कि मेरा पैसा बढ़ने ही वाला है, राइट. Going concern. सो इस Yes. तरह से ये 6 कॉन्सेप्ट समझ में आए सबको? ऊपर ऊपर से ही सही? Yes, sir. ठीक है, एक बार रिवाइज कर लूं. कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? रूल्स ऑफ अकाउंटिंग टू बी फॉलोड एंड प्रैक्टिस बाय अकाउंटेंट. ओके, जब अकाउंटेंट इन रूल्स को फॉलो करेगा अकाउंटिंग करते वक्त, एंड देयर आर 12 कॉन्सेप्ट. सबसे पहला एंटिटी, बिजनेस Business एंटिटी. जो entity. बिजनेस एंटिटी कहता है कि जो भी हिसाब किताब होगा वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए? Business. Business. बिजनेस. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना चाहिए? Owners. Honor. ओनर्स एंड बिजनेसमैन. मनी मेजरमेंट कहता है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कीजिए जिनको हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको नहीं कर सकते उसको रिकॉर्ड मत कीजिए. कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि असेट्स को आप कौन से प्राइस पे मेंटेन कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, एक्विजिशन कॉस्ट या Historical हिस्टोरिकल. price. लेकिन अगर उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो वो जरूर चार्ज कीजिए. ठीक है. और कंसिस्टेंसी कहता है कि जो अपनी अकाउंट को लेकर पॉलिसीज है उनको बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज मत कीजिए जब तक सर्कमस्टेंसेस की डिमांड ना हो. कंजर्वेटिज्म कहता है कि बिजनेसमैन को फ्यूचर प्रॉफिट एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए, लेकिन फ्यूचर लॉसेस को एंटिसिपेट करना चाहिए और प्रोविजन करना चाहिए फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए. और इसी कंसेप्ट की वजह से रिजर्व्स जमा करता है और सेफ गेम खेलता है, प्ले सेफ पॉलिसी. एंड द लास्ट इज गोइंग कंसर्न, जो कहता है कि आप ये अज्यूम कीजिए कि जो बिजनेस कर रहे हैं वो सालों तक चलेगा, लॉन्ग पीरियड तक चलेगा, उसके बिजनेस ऑपरेशंस कंटिन्यू चलेंगे और बहुत जल्दी मेरा बिजनेस बंद नहीं हो. अगर आप ऐसा सोचो नहीं तो आप बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करो. यस, ऑल क्लियर? एनी क्वेश्चंस? ऑल No, क्लियर? sir. Yes, sir. ठीक है, तो फिर आज की सभा यहीं पे समाप्त
कल बच्चों हमारा आखिरी फ्री लेक्चर है, फ्री लेक्चर का दौर हमारा कल खत्म हो जाएगा। ओके, बाकी सारी जानकारी आपको कल के लेक्चर में दूंगा। मैथ्स का लेक्चर है और 6 कॉन्सेप्ट्स और बाकी है। आओगे ना सब लोग? पता चला गायब, लास्ट लेक्चर है तो। ऐसा नो तो नहीं? सर, No, sir. आएंगे। No, sir. लास्ट तक के बाद में भी आएंगे। ओके, आई विल सी यू टुमारो। फिलहाल कल की बात करें, कल मिलते हैं सेम टाइम और सेम 2 Yes, sir. सब्जेक्ट जो आज थे वही। ओके, चलो बाय बाय Bye, सर। No, sir. बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir.